हेलो, आई एम मनीषा भिमटे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में। चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी निजी क्षेत्र की संस्था को सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाता है, अर्थात निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंक ऋण की लागत और उपलब्धि को प्रभावित करती है, अर्थात साख को नियंत्रित करती है। प्रोत्साहनात्मक और विकासात्मक भूमिका के अंतर्गत आरबीआई ने भारत की वित्तीय प्रणाली को गहन बनाने और विस्तृत करने के कदम उठाए हैं ताकि बचत व निवेश को बढ़ावा मिले। इसका अर्थ ये है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहाँ पर न केवल स्फीति को नियंत्रित करना आवश्यक है बल्कि विकास को बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है कीमत में स्थिरता बनाए रखना। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पर विकास कार्यों के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और सार्वजनिक व्यय बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हमारे देश में स्फीति बढ़ती जा रही है, जिसे नियंत्रित करना भी आवश्यक है, पर साथ ही साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी देना आवश्यक है। इसलिए वर्तमान में देश में त्वरित आर्थिक विकास और हीनार्थ प्रबंध से उत्पन्न स्फीतिकारी दबाव को नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक का कार्य है, जिसे हम नियंत्रित विस्तार यानी कि कंट्रोल्ड एक्सपेंशन की नीति कहते हैं। साथ ही आरबीआई रुपए की विदेशी विनिमय दर में भी स्थिरता लाती है। रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, चूंकि हमारा रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, वे सारे केंद्रीय बैंक के कार्य करता है, जैसे कि मुद्रा जारी करना, समय समय पर अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप आरबीआई के द्वारा मुद्रा को जारी किया जाता है। साथ ही मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सरकार का बैंकर होने के नाते आरबीआई सरकार को विभिन्न आर्थिक नीतियों के बारे में सलाह भी देता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, अर्थात व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता रिजर्व बैंक है। विदेशी मुद्रा का संचालन भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा को नियमित व नियंत्रित करने हेतु जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण। भारत में योजना काल के प्रारंभ से ही कीमतों में हो रही स्फीतिकारी वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने साख को नियंत्रित करने जिन उपायों को अपनाया है वे निम्नलिखित हैं, जिसमें मौद्रिक नीति को बनाने के लिए 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें है मात्रात्मक उपकरण तथा गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक नियंत्रण के अंतर्गत बैंक रेट, एमएसएफ, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। वही गुणात्मक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्यक्ष कार्यवाही, मार्जिन में परिवर्तन, उपभोक्ता साख नियमन, प्रचार, साख की राशनिक तथा नैतिक दबाव, इन सभी उपकरणों का प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट, जिसे बैंक दर कहते हैं। जैसे जनता वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है तो उस पर ब्याज अदा करती है, उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य बैंकों को एक निश्चित समय के लिए जिस दर पर पैसा उधार दिया जाता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। भारत ने प्रथम योजना के प्रारंभ में सस्ती मुद्रा अपनाते हुए बैंक दर को कम रखा गया था। जैसे 1991 में ये 3.5% थी, 1991 में ये 12% रही,
एक्चुअली 1951 में ये 3.5% थी और 91 में 12% रही। वर्तमान में 2020 में बैंक रेट जो है वो 5.40% है, किंतु भारत में इसकी प्रभावशीलता अत्यंत ही सीमित रही है। MSF सीमांत स्थायी सुविधा। अनुसूचित बैंक RBI से वर्तमान रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज दर पर पैसा उधार ले सकता है। यह अत्यंत अल्पकाल के लिए दी जाने वाली त्वरित सुविधा है जो RBI द्वारा प्रदान की जाती है। रेपो रेट RBI द्वारा अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए जिस दर पर पैसा उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में रेपो रेट 4.40% है। रिवर्स रेपो रेट। बैंक कुछ बची हुई रकम को रिजर्व बैंक के पास जमा करता है। रिजर्व बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों से पैसा लेता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। नगद आरक्षण अनुपात। अनुसूचित बैंकों के जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नगद के रूप में RBI के पास जमा रहता है, जिसे कि CRR कहते हैं। वर्तमान में CRR 3% है। इसके बाद देखते हैं वैधानिक तरलता अनुपात SLR। प्रत्येक अनुसूचित बैंक अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने ही पास सोना, विदेशी मुद्रा या नगद के रूप में रखते हैं, जिसे SLR कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं। RBI खुले बाजार की क्रिया द्वारा भी साख का नियमन करता है, अर्थात प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सरकारी प्रतिभूतियों के सक्षम बाजार विकसित करने की दृष्टि से 30 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की स्थापना की गई। चयनात्मक साख नियंत्रण के द्वारा भी RBI साख का नियंत्रण करता है, जैसे विशिष्ट प्रतिभूतियों के विरुद्ध न्यूनतम उधार की एक सीमा तय करना, विशेष उद्देश्य के लिए उधार की मात्रा को अधिकतम करना और नैतिक दबाव डालकर या फिर समझा बुझाकर बैंकों को नियंत्रित करना। ये सभी जो नियम हैं, नीतियां हैं, वो RBI के द्वारा संचालित किए जाते हैं। मुद्रास्फीति की दशा में इन सभी उपकरणों का सही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैंक रेट को स्फीति के समय बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट को बढ़ाने से जो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा है वह RBI के पास चली आती है, जिससे कि स्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। उसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में स्फीति की उल्टी यानी कि मंदी की दशा आती है, तब इस बैंक रेट को घटा दिया जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा का प्रसार किया जा सके। उसी प्रकार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को घटा या बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में स्फीति की दशा को नियंत्रित किया जाता है। नगद आरक्षण अनुपात, इसे भी स्फीति की दशा में बढ़ा दिया जाता है तथा मंदी की दशा में नगद आरक्षण अनुपात को कम कर दिया जाता है, जिससे कि साख उपलब्ध हो सके और मंदी की दशा में सुधार किया जा सके। उसी प्रकार वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR को भी स्फीति की दशा में बढ़ा दिया जाता है तथा मंदी की दशा में SLR को कम कर दिया जाता है, जिससे कि वाणिज्यिक बैंकों को अधिक नगद रूप में ऋण देने की जो सुविधा है वो मिल जाती है। इसी प्रकार खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत जब स्फीति की दशा होती है तो जो प्रतिभूतियां है उसका क्रय किया जाता है, जिससे कि साख को नियंत्रित किया जा सके। क्रय विक्रय के द्वारा साख को नियंत्रित किया जाता है अर्थव्यवस्था में। चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा भी इस प्रकार की स्फीतिकारी दशाओं को नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखते हैं RBI की नीति का मूल्यांकन। RBI के द्वारा नियंत्रित साख विस्तार की नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। अतः RBI के द्वारा न केवल स्फीति को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है, बल्कि वह समय के अनुरूप साख का विस्तार करने तथा विकास को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है।
आरबीआई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर बदलती रहती है अपनी नीतियाँ, परंतु वास्तविकता यह है कि अर्थव्यवस्था में स्फीति कारक प्रभाव बने रहते हैं, क्योंकि आरबीआई का गैर बैंकिंग संस्थाओं और विदेशी बैंकरों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह जहां सुसंगठित मुद्रा बाजार का अभाव होता है, मौद्रिक उपाय प्रभावी नहीं हो पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि राजकोषीय नीति को भी इन मौद्रिक नीतियों के साथ साथ क्रियान्वित किया जा सके, ताकि प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो हमने पढ़ा आरबीआई के मुख्यालय, उसकी स्थापना, उसके राष्ट्रीयकरण तथा आरबीआई के गवर्नर के बारे में। हमने देखा आरबीआई की प्रमुख मौद्रिक उद्देश्य, रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के उपकरण, थैंक यू।